दोपहर 2 बजे के करीब हवा बिल्कुल बंद हो गई और शदीद हब्स हो गया। रफ्ता रफ्ता हब्स इतना बढ़ा कि सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। ये तूफान की आमद का वाज़े इशारा था। शदीद हब्स की ये कैफियत अंधेरा फैलने के बाद ख़त्म हुई। इसकी इब्तिदा ठंडी हवा के तेज़ झोंकों से हुई थी, जिनके साथ बारिश के छींटे भी शामिल थे। जिसके बाद ठंडी हवा के ये झोंके बड़े गनीमत मालूम हुए थे, लेकिन इस बात से सभी वाकिफ थे कि अब तूफान आएगा। हवा की रफ्तार में बतदरीज तेजी पैदा हो रही थी। बादलों की गरज चमक तो पहले ही चल रही थी, अब उसमें तेज हवा की सनसनाहट भी शामिल हो गई थी। मैंने उठकर खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दिए। ये समंदरी तूफान था और हवा की रफ्तार में जिस तेजी से इजाफा हो रहा था, उसके पेश नज़र ये खतरा मौजूद था कि समंदर की लहरें जजीरे पर चढ़ दौड़ेंगी। अगर ऐसा हो गया होता तो शायद हम लोग इस नामालूम जजीरे में बेबसी की मौत मर जाते। लेकिन समंदरी लहरें जजीरे पर नहीं आईं। हवा की शिद्दत अचानक ही दम तोड़ गई थी, लेकिन बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी और फजा में खुनकी सी पैदा हो गई थी। लीकोआन फर्श पर कंवल का आसन जमाए साकित सामत बैठा था। वो गिरदोपेश से कतन बेगाना नजर आ रहा था। मैंने उठकर अकबी समत वाली खिड़की खोली और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। हवा चूंकि थम गई थी, इसलिए बारिश के बौछार अंदर आने का इम्कान नहीं था। खिड़की खुलने से अलबत्ता शोर में इजाफा हो गया था। तेजी से बरसती हुई बारिश के कतरों के मुख्तलिफ चीजों पर गिरने का शोर, बादलों के आपस में टकराने से पैदा होने वाली गरज और जजीरे पर बारिश के बहते हुए पानी का शोर मेरा जहन परागंदा होने लगा। बैक वक्त बहुत सी मुख्तलिफ सोचें जहन में हमलावर हुई थीं, जबकि मैं एक वक्त में एक ही बात सोचना चाहता था। चुनाचे मैं इन तमाम ख्यालात को जहन से झटक कर उठा और केतली में पानी भरकर इलेक्ट्रिक हीटर पर रख दिया। उस वक्त कॉफ़ी पीना सिर्फ मौसम का तकाजा ही नहीं, मेरी ज़रूरत भी थी। गरम गरम कॉफ़ी के एक ही कप ने मेरे ख्यालात को मुर्तकिस कर दिया। वो मंजर मेरे जहन में उजागर हो गया जब मैं इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनकर दरियाए लबनान में गिर गया था। वो ऐसा हादसा था जिससे जिंदा बच निकलना किसी मौजज़े से कम नहीं था, लेकिन ये मौजज़ा रूनुमा हुआ था। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के दरमियान रहकर मुझे दोबारा तरबियत हासिल करने का मौका मिला। मुझे तरबियत देने वाले तमाम लोग मेरी इस्तेदाद पर रश्क करते थे। मैं भी खुद को पुरएतमाद महसूस करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि एक रोज़ मुझे लीकवान जैसा उस्ताद मिलेगा जिससे 6 माह तरबियत हासिल करने के बाद मेरी तशनगी में इजाफा हो जाएगा। लीकवान से कबल मैंने जो कुछ भी सीखा था वो मुझे हेज मालूम होने लगा था। लीकवान से कबल किसी ने भी मार्शल आर्ट्स के साइंटिफिक पहलू उजागर करने की कोशिश नहीं की थी। ये लीकवान ही था जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। वो वाकई मास्टर था और अपने फन से मुतल्लिक मालूमात का एक न ख़त्म होने वाला खजाना था। मुझे अपनी पहली मुहिम याद आई। अहमद रुश के साथ इसराइल के 2 कॉनकोर्ड अगवा करके हमने पूरी सहूनी दुनिया में खलबली मचा दी थी। उस मंसूबे का खालिक मैं था और इसी बिना पर मुझे इस मिशन का इंचार्ज बनाया गया था। मेरी हिकमत अमली कामयाब साबित हुई थी और अगर अहमद रुश ने जल्दबाजी का मुजाहरा न किया होता तो हालात मुख्तलिफ भी हो सकते थे। मंसूबा मेरी अब तक की जिंदगी का शाहकार था। मैंने वो मंसूबा बड़ी बारीक बीनी से तरतीब दे दिया था। न सिर्फ तरतीब दिया था बल्कि मैं उसमें अमली तौर पर भी शरीक था। मेरा मंसूबा आखिरी मराहिल में इस तरह पूरा ना हो सका जिस तरह मैंने चाहा था, ताहम हमारा मकसद पूरा हो गया था और अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं हो सकी थी। मैं इस बात से बेखबर था कि रैंडल हार्वर्ड नामी एक यहूदी मेरी तलाश में सरगर्दा है। अगरचे तहजीब ने मुझे बाद में इस खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने उसे इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी के देनी चाहिए थी। इस जजीरे पर कैद इसी बेपरवाही का नतीजा थी। पहली बार मैं इसराइली कैंप से फरार होने के बाद लापता हुआ था तो तहजीब मुझे तलाश करती फिर रही थी, और अब गोइटे हिल एयरपोर्ट से गायब हुआ था तो यकीनन जनरल टेरिस मुझे तलाश कर रहा होगा। इराक से रवाना होते वक्त मैंने इराक में गोइटे हिल के सफ़ीर मिस्टर निग्रोमा को हिदायत की थी कि वो हमारी गोइटे हिल आमद से जनरल टेरिस को मुत्तला कर दें। हमारी गोइटे हिल आमद की खबर जनरल टेरिस तक तो न पहुंच सकी, अलबत्ता रैंडल को हो गई। यह मुमकिन नहीं था कि 6 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जनरल टेरिस को असल सूरत हाल का इल्म न हो सका। मुझे यकीन था कि हमारे गायब होने के चंद दिन के अंदर अंदर जनरल टेरिस को इल्म हो गया होगा कि हमारे साथ कोई सानेहा पेश आया है। उसने हमारा सुराग लगाने की कोशिशें भी की होंगी, मगर उन लोगों ने अपना कोई सुराग छोड़ा ही नहीं था। अगर छोड़ा होता तो भी उसे ये कैसे इल्म हो सकता था कि हम कहाँ कैद किए गए हैं। मुझे जो मुहिम सौंपी गई थी उसका ताल्लुक भी गोइटे हिल से ही था। गोइटे हिल पहुंचने के बाद जनरल टेरिस से मुलाकात नागुज़ीर थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता, लेकिन उसके साथ ही मुझ पर सवालात की बौछार भी करता। मुझे उसके सामने मुसलसल झूठ बोलना था। कामयाब होने के लिए झूठ का सहारा लेना अशद जरूरी था।
बसूरत दीगर अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर भी मंजिल से दूर हो सकता था। जजीरे पर कयामत खेज बारिश हो रही थी, मगर ली कुआन पत्थर के मुजस्समे की तरह साकित व सामत बैठा था। मैंने अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बनाया और उसे पीने के दौरान अपना लाहे अमल मुरत्तब करने की कोशिश करने लगा। गोइटे हिल में मुझे हर तरह की सहूलत मैसर होती, मैं किसी भी मामले में मुदाखलत कर सकता था। जनरल टेरिस मेरी मुदाखलत पर फूला न समाता। वो हर मामले में मेरे मशवरों का खां रहता था। न सिर्फ खां रहता था बल्कि मेरे किसी मशवरे को भी नज़रअंदाज नहीं करता था। मैंने उसकी जितनी मदद की थी उसके बाद मेरी किसी बात को रद्द करना उसके लिए मुमकिन भी नहीं था। अगर मैं उसकी मदद न करता तो वो इक़्तिदार में न आता, और वो भी इस बात को दिल से तस्लीम करता था कि ये सिर्फ मेरी ज़ात थी जो उसे इक़्तिदार में लाने का बायस बनी थी। उसने माजी में भी मुझे और मेरे दोस्तों को हर किस्म की मराहत फराहम की थी और मुझे यकीन था कि मुस्तकबिल में भी करता रहेगा। लेकिन इस बार मैं उसे इस्तेमाल करने जा रहा था, उसके इल्म में लाए बगैर कि मेरे अज़ाइम क्या हैं। जनरल टेरिस फ़लस्तीनियों के हामियों में से था। यही वजह थी कि उसने अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कबूल की थी। इम्कान ये था कि ये कॉन्फ्रेंस असम्बली हॉल में मुनक्किद होगी और रेंडल हावर्ड की फरमाइश के मुताबिक शहजादा साइम को उस वक्त ठिकाने लगाना था जब वो कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। अभी तक मुझे कोई हथियार फराहम नहीं किया गया था, लेकिन मैं अंदाज़ा कर सकता था कि यहाँ से रवाना होने से कबल कोई टाइम बम वगैरह ज़रूर दिया जाएगा ताकि उसे किसी मुनासिब जगह पर नस्ब करने की कोशिश की जा सके। यह भी मुमकिन था, बल्कि यही इम्कान ज़्यादा था कि टाइम बम की बजाय मुझे कोई रिमोट कंट्रोल बम दे दिया जाए। टाइम बम के मुकाबले में रिमोट कंट्रोल ज़्यादा मौसर और यकीनी काम करता है। रात के 10 बजे के करीब मैं सोने के लिए लेटा और ऐन उसी वक्त लाइट चली गई। शायद जनरेटर में कोई खराबी पैदा हो गई थी। लाइट जाने की वजह से गहरी तारीकी छा गई। माहौल खासा पुरअसरार हो गया था। मूसलाधार बारिश 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद पहले किसी रफ्तार से हो रही थी। कभी कभी बादलों के गरजने से कबल बिजली चमकती तो चंद लम्हों के लिए रोशनी फैलती और फिर पहले किसी तारीकी मुसल्लत हो जाती। अंधेरा इस कदर गहरा था कि उसमें चंद कदम के फासले पर भी कुछ देखना मुमकिन नहीं था। ली कुआन अभी तक मराकबे में था। मैं उसे देख नहीं सकता था। इस किस्म के मराकबे उसके मामूलात में शामिल थे। कुछ अजब नहीं था कि इस आलम में वो सारी रात गुजार देता। बिस्तर पर लेटने के 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये महसूस हो गया कि कोई गैर मामूली बात है जिसकी वजह से मेरी आंख खुली है। मैंने सबसे पहले अपने रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली। सिर्फ 10:30 बजे थे। गोया मैं कच्ची नींद से जागा था। बाहर मूसलाधार बारिश जारी थी और लाइट अब भी गायब थी। घटाटोप अंधेरे के बायस आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद कुछ नजर आना मुहाल था। उसके बावजूद मैं कमरे में अपने और ली कुआन के अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी भी महसूस कर रहा था। वो जो कोई भी था खिड़की के नजदीक था, और ये बात तो यकीनी थी कि वो खिड़की के रास्ते ही अंदर दाखिल हुआ है। दरवाजे तो सबके सब बंद थे। फिर अचानक ही बिजली चमकी और वो मुझे नजर आ गया। उसका कद ली कुआन के कद से भी छोटा था। जिस्म अलबत्ता फरबही माइल था और उसने गहरे रंग का लिबास पहन रखा था जो पानी से शराबोर हो रहा था। इस कद काठ का कोई शख्स मुझे अब तक जजीरे पर नजर नहीं आया था। मालूम नहीं वो कौन था और यहाँ क्यों आया था, जबकि रेंडल की तरफ से सख्त हिदायत थी कि कोई बाहर न निकले। उस शख्स के दोनों हाथ खाली थे, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता था कि वो खतरनाक अज़ाइम लेकर यहाँ आया है। फिर आखिर इस तूफानी रात में यहाँ आने से उसका मकसद क्या था? मैं ये समझने से कासिर था और इसके लिए मुझे इंतजार करना था। उसके अज़ाइम जल्द ही सामने आ गए। बिजली चमकने से जो रोशनी हुई थी उसने उस शख्स की भी रहनुमाई की थी और उसने मुझे देख लिया था। चुनाचे अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पलंग की तरफ बढ़ रहा था। मैं बेहिस्सो हरकत लेटा उसके नजदीक आने का मुंतजिर था, मगर वो मेरे पलंग से कुछ फासले पर ही रुक गया। उसने सरगोशियाना अंदाज में मुझे आवाज दी, अली यार साहब, जनाब अली साहब, आप सो रहे हैं क्या? उसकी आवाज सुनकर मैंने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे खामोश पाकर क्या कदम उठाता है। उसने 2 कदम आगे आकर कदरे बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर अली यार खान, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये बात तो जाहिर हो गई थी कि वो किसी बुरी नीयत से नहीं आया, ताहम ये तय होना बाकी था कि वो मेरी क्या मदद कर सकता है और मेरी मदद करने के लिए ये कौन सा वक्त है जो उसने मुंतखब किया। मैं नींद में बड़बड़ाया, कौन है, क्या बात है, और उसकी तरफ करवट ले ली। वो खुशी से कपकपाती हुई आवाज में बोला, ओह आप उठ गए। एन उसी वक्त लाइट आ गई। तेज रोशनी ने मेरी आंखें चकाचौंध कर दी थी, मगर मैं उछल कर बैठ गया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? उसने अपने सर के बालों से पानी निचोड़ते हुए कहा, मैं आपका दोस्त हूँ जनाब, और आपकी मदद करने आया हूँ। मैंने कहा, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। वो बोला, इतना वक्त नहीं है जनाब, बस आप मुख्तसरन मेरी बात सुन लीजिए।
मैं मोशे हावर्ड का बागी हूँ। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा और उसने ली कुआन की तरफ खौफजदा नजरों से देखा, जो बज़ाहिर दुनिया माफिया से बेखबर था। मैंने कहा, तो तुम मोशे हावर्ड के गद्दार हो, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। वो बोला, मैं गद्दार नहीं, तुम्हारा मददगार हूँ, और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे अलावा मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मुझे मालूम है कि तुम पर शख्सियत की तब्दीली का जो अमल किया गया है वो गैर मौसर साबित हुआ है। मैंने सपाट लहजे में कहा, अच्छा। ये कहकर मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। कहा, तुम्हें इस हकीकत का इल्म किस तरह हुआ? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जिस शख्स के जरिए ये राज मुझे मालूम हुआ है उसने अपना नाम पोशीदा रखने को कहा है। मैंने बदस्तूर बेतासुर लहजे में कहा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन मोशे हावर्ड को तो ये बात नहीं मालूम। उसने जोर से अपने सर को मनफी में जुम्बिश दी। बोला, नहीं, वो इस बात से बेखबर है। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। अब ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो बोला, मोशे हावर्ड ने मुझे यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कैद कर रखा है। मैं उसकी कैद से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसी कोई कोशिश कर सकूं। उस शख्स की जबरदस्तियों की वजह से मुझसे मेरे बीवी बच्चे तक छूट गए। मैं उन्हें खत तो लिख सकता हूँ, मगर वो भी सेंसर होते हैं, और मुझे ये इजाजत भी नहीं है कि मैं उन्हें अपनी मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर सकूं। आप मुझे अपने निजात दहिंदा महसूस हुए, इसलिए खतरा मोल लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने नरम लहजे में कहा, बैठ जाओ, और वो अपने गीले कपड़ों समेत कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि इस तूफानी मौसम में तुम यहाँ आए, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करने आए हो। वो बोला, सब जानते हैं कि आप यहूदियों के दुश्मन हैं। मैं खुद भी यहूदी हूँ, मगर मोशे हावर्ड के रवैये की वजह से यहूदियत से ही मुतनफ़र हो गया हूँ। एक मैं ही नहीं, यहाँ हर शख्स उससे मुतनफ़र है, लेकिन खौफ की वजह से कोई उसके खिलाफ जबान नहीं खोल सकता। वो किसी पर एतबार नहीं करता। इसका अंदाजा इस बात से कर लो कि तकरीबन हर मकाम पर खुफिया माइक्रोफोन नस्ब हैं। कहीं भी की जाने वाली कोई भी बात खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती है। मैंने कहा, तब तो तुमने बहुत बुरा किया। अब तक तो उसे मालूम हो गया होगा कि तुम उससे गद्दारी के मुर्तकिब हुए हो। वो बोला, इस तूफान की आड़ लेकर मैंने जनरेटर में खराबी पैदा कर दी थी, और उसके साथ ही गुफ्तगू सुने जाने वाले सिस्टम भी खराब कर दिए थे। खराबी तलाश करने और उसे दूर करने में 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। मैंने उसे सताइशी नजरों से देखा। कहा, तुम खासे चालाक आदमी हो, पूरा बंदोबस्त करने के बाद आए हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो बोला, फिलहाल तो आप खुद भी कैदी हैं, लेकिन खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है। मैंने इस जजीरे का एक नक्शा तैयार किया है। उसने जेब में हाथ डालकर प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक कागज निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, इसे देख लीजिए जनाब, ये नक्शा मैंने महज यादाश्त की मदद से तरतीब दिया है। जनरल टेरेस आपके दोस्त हैं। यहाँ से निकलने के बाद उनकी मदद से आप इस जजीरे पर रेड कर सकते हैं। मैंने उसे कागज ले लिया और उसे प्लास्टिक से बाहर निकालकर उसका जायजा लेने लगा। वो हाथ से बनाया हुआ नक्शा था, जिसके मुताबिक ये जजीरा गोइटे हिल से 80 मील जुनूब मगरिब में वाक़ था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत खूब, अब तुम बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लो, फिर तुमसे मजीद गुफ्तगू होगी। वो बोला, मैं अब वापस जाऊंगा जनाब, अगर किसी को मेरी अदम मौजूदगी का इल्म हो गया तो। मैंने कहा, आज की रात तुम यहीं क़याम करोगे, सुबह मैं तुम्हें मोशे हावर्ड की खिदमत में पेश करूंगा। वो बौखला कर कुर्सी से खड़ा हो गया। बोला, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? क्या दुनिया में हमदर्दी करने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? मैंने हाथ हिलाकर कहा, बैठ जाओ। मैं तुम्हें मेहमान का दर्जा दे चुका हूँ, और जिसे मैं मेहमान का दर्जा दे दूं वो मेरी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। वो बोला, क्या आप मुझे मरवाने पर तुल गए हैं जनाब? अगर मोशे हावर्ड को भनक भी मिल गई तो मेरी जिंदगी का हर इम्कान खत्म हो जाएगा। मैंने बड़े गौर से उसे देखा। वो जिस्मानी काम करने का आदी मालूम होता था। शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट के तासुरात थे। मैंने खुश्क लहजे में कहा, मैंने एक बार जो कह दिया है, तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे। तुम्हारे हाथ का बना हुआ ये नक्शा तुम्हारे खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसने हाँपते हुए कहा, मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन आप तो मुझे ही मरवाए दे रहे हैं। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मगर मैं जमीन पर इसराइल के एक भी गद्दार का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये हरकत तुमने कहीं और की होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देता, मगर ये चूंकि मोशे हावर्ड की अमलदारी है, इसलिए तुम्हारा फैसला भी वही करेंगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा तारीख हो गया। बोला, मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों खत्म कर ली। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, जुमले जरा मुख्तसर बोला करो। अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों खत्म करने को खुदकुशी कहा जाता है। वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ और कबल इसके कि मैं कुछ समझ पाता उसने पलट कर खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। मैंने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था, मगर खिड़की की चौखट मेरा मुकद्दर बनी। मैंने संभल कर दूसरी जस्त लगाई। ये जस्त मुझे खिड़की से तो बाहर ले गई, लेकिन वहां बरसते हुए पानी और गरजते हुए बादलों और गहरी तारीकी के सिवा और था ही क्या।
उस पुरस्कार शख्स को अंधेरे की चादर ने निगल लिया था। उसने जितनी फुर्ती का मुजाहरा किया वो मेरे लिए हैरत अंगेज थी। मैं चंद लम्हे सोचता रहा और आखिरकार पलट कर कॉटेज में वापस आ गया। इन चंद ही लम्हों ने मुझे शराबोर करके रख दिया था, लिहाजा कपड़े तब्दील करना नागुज़ीर हो गया था। ली कुआन ने कहा, जब मद्दे मुकाबिल को खुद से कमतर समझोगे ऐसी ही जिक से दो चार होना पड़ेगा। गुज़श्ता कई घंटों के दौरान उसने पहली बार लब कुशाई की थी, मगर उसकी पोजीशन में फर्क नहीं पड़ा था। आंखें बदस्तूर बंद थीं। मैंने झेंप कर कहा, बाहर बारिश हो रही है, वरना वो इस तरह न निकलने पाता। ली कुआन बोला, इसको तरबियत की कमी कहते हैं बरखुरदार, वो दिन की रोशनी में भी तुम्हारे हाथ न आता। मैंने बेसाख्ता सवाल किया, क्यों? वो बोला, इसलिए कि वो कीचड़ आलूद जमीन पर दौड़ने का माहिर है। तुम संभलते ही रह जाते और वो बच कर निकल जाता। मैंने हैरत से कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या तुम उससे वाकिफ हो? ली कुआन ने कहा, नहीं, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन किसी के बारे में कुछ मालूम होने के लिए उससे वाकिफ होना कतई जरूरी नहीं। मैं सोच में पड़ गया। ली कुआन कह रहा था कि वो उस शख्स से वाकिफ नहीं है। मैं ली कुआन की बात झुटला नहीं सकता था, अगरचे उसने उस शख्स को एक बार भी आंख खोल कर नहीं देखा था, लेकिन मैं ली कुआन की सलाहियतों से वाकिफ था। इस किस्म के अंदाजे लगाने के लिए वो किसी जरिए का मोहताज नहीं था। मालूम नहीं वो शख्स कौन था। मैं तो यही समझता रहा कि वो एक सुस्त और काहिल आदमी है। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा। अगली सुबह बड़ी खुशगवार थी। बारिश तकरीबन रात भर होती रही थी, लेकिन सुबह होते होते न सिर्फ थम गई थी बल्कि मतला भी साफ हो गया था। रात भर की बारिश के बाद पूरा जजीरा निखरा निखरा सा लग रहा था और आसमान की रंगत कुछ ज्यादा ही नीली मालूम हो रही थी। जमीन पर अलबत्ता जगह जगह पानी जमा और कीचड़ थी। मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद था और मेरे साथ निकिता थी। मुझे मेरी ख्वाहिश पर तलब किया गया था और ये पहला मौका था कि ली कुआन मेरे साथ नहीं था। मैं और निकिता कुर्सियों पर खामोश बैठे थे। निकिता आज भी तहजीब के मेकअप में थी। कुछ देर बाद स्क्रीन रोशन हुई और मैं संभल कर बैठ गया। स्क्रीन पर रेंडल का मुस्कुराता हुआ चेहरा नमूदार हुआ था। रेंडल ने कहा, खैरियत तो है अली? मालूम होता है तुम अपनी मुहिम पर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही मुस्तरिब हो। मैंने कहा, ये बात भी है मोशे हावर्ड, मगर इस वक्त मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश किसी और वजह से जाहिर की थी। रेंडल संजीदा हो गया, बोला, ओह, क्या तुम्हें कोई मसला दरपेश है? मुझे खुशी है कि तुमने अपने किसी मसले के लिए मुझे याद किया। मैंने कहा, रात एक शख्स मेरे कॉटेज में घुस आया था जनाब। रेंडल हैरत और इस्तिजाब की तस्वीर बन गया। बोला, रात तो बहुत शदीद तूफान था मिस्टर अली, और मेरी सख्त हिदायत थी कि कोई शख्स बाहर न निकले। मैंने कहा, वो शख्स बारिश में भीगता हुआ आया था और कॉटेज की अकबी खिड़की से अंदर घुस गया था। उसने मुझसे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें की थी मोशे हावर्ड। मसलन उसने कहा था कि मुझ पर नजरियात की तब्दीली के लिए जो अमल किया गया है वो दर हकीकत नाकाम हो गया है। रेंडल खड़ा हो गया, बोला, क्या? उसे कैसे मालूम हुआ कि तुम पर इस किस्म का कोई अमल किया गया है? मैंने कहा, उसका कहना था कि वो आपके मुलाजिमीन में से ही एक है और चूंकि उसे बिलजबर यहाँ रोका गया है इसलिए वो आपसे बगावत पर आमादा है। वो मुझसे मदद तलब कर रहा था। उसने मुझे उस जजीरे के महल वकूफ़ से भी आगाह किया ताकि मैं यहाँ से निकलने के बाद जनरल टेरेस की मदद से उस जजीरे पर हमला आवर हो सकूं। रेंडल ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो। यहाँ कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिससे उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम लिया जा रहा हो। मैंने निकिता की तरफ देखा और उसने सर हिलाकर रेंडल की बात की तायद की। रेंडल ने कहा, वो शख्स कौन था और अब कहाँ है? मैंने कहा, वो तो उसी वक्त फरार होने में कामयाब हो गया था जनाब। रेंडल हैरान रह गया। बोला, यकीन नहीं आता अली कि कोई शख्स तुम्हारी गिरफ्त से इस तरह भी निकल सकता है। मैंने जेब से लाइटर निकालते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ मोशे हावर्ड, मुझसे वाकई कोताही हुई, लेकिन मैंने माइक्रो फिल्म पर उसकी तस्वीर उतार ली। रेंडल ने खुश होकर कहा, तुमने देखा सिगरेट नोशी कितनी मुफीद है? फिर निकिता से मुखातिब हुआ। बोला, अली से लाइटर लेकर 4 नंबर में दे दो, मुझे फौरन रिजल्ट चाहिए। निकिता ने मुझसे लाइटर ले लिया और कॉन्फ्रेंस हॉल के एक दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी वापसी में बमुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। निकिता ने लाइटर मुझे वापस करते हुए कहा, इसमें दूसरी फिल्म डाल दी गई है अली। रेंडल ने कहा, 10 मिनट के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा कि वो शख्स कौन था। लेकिन तुमने उसका नाम क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा, मैंने उसकी जरूरत महसूस नहीं की थी मोशे हावर्ड, और फिर क्या जरूरी था कि वो मुझे अपना असल नाम ही बताता? मैंने सोचा था कि सुबह उसका तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। रेंडल बड़बड़ाया, बोला, समझ में नहीं आता, इस जजीरे पर बाहर से किसी शख्स की आमद भी नामुमकिन है। 10 मिनट के अंदर अंदर माइक्रो फिल्म से तस्वीर बनकर रेंडल तक पहुंच गई। रेंडल ने तस्वीर उठाकर देखा और उसके चेहरे से शदीद उलझन जाहिर होने लगी। वो बोला, मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा मिस्टर अली, और अब ये मामला और भी ज्यादा पुरस्कार हो गया है। मुझे इस बात पर जाती तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन ये इस कदर तशवीशनाक बात है कि अब मैं यहाँ से तुम्हारी रवानगी में मजीद ताखीर का खतरा मोल नहीं ले सकता। मालूम नहीं जहाँ किस किस्म की साजिश हो रही है।
रैंडल की आवाज से परेशानी जाहिर हो रही थी। इससे कबल मैंने उसे परेशान होते नहीं देखा था। वो बोला, अब तुम कॉटेज में वापस नहीं जाओगे? मैं आज ही तुम्हारी रवानगी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं मोशे हावर्ड, मेरी जिंदगी को कोई खतरा लाहक नहीं है। क्या मैं अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता? रैंडल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, यह बात नहीं है। मामला इस कदर पुरस्रार है कि मेरी तो अक्ल ही खप्त होकर रह गई है। कोई हमारे मंसूबे को सबताज करना चाहता है। पोजीशन ये है कि कल तक मैं इस जजीरे को महफूज तरीन मकाम तसव्वुर करता था, लेकिन कल रात जो वाक़या पेश आया है उसने मुझे हिला कर रख दिया है। बज़ाहिर ये नामुमकिन मालूम होता है कि कोई अजनबी इस जजीरे पर कदम भी रख सके, और ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि किसी को तुम्हारे बारे में इल्म हो जाए। यकीनन मेरा ही कोई आदमी गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, और ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ है। क्या तुम मेरी परेशानी का अंदाज़ा नहीं कर सकते? मैंने कहा, ठीक है मोशे हावर्ड, जैसा आप मुनासिब समझेंगे, मैं हर तरह से तैयार हूँ। वो बोला, तुम अब निकिता के साथ ही रहोगे। तुम्हें ब्रीफ केस के खुफिया खाने में इंतहाई मुख्तसर जिसामत के रिमोट कंट्रोल बम मिलेंगे। निकिता उनके इस्तेमाल से वाकिफ हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें मजीद कोई मदद दरकार हो तो गोइटे हिल में हमारे एजेंट तुमसे राब्ता कर लेंगे, और तुम्हें जो भी चीज़ दरकार होगी तुम्हें फराहम कर देंगे। निकिता मुझे एक मुख्तसर सी ख्वाबगाह में ले आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम आराम करो अली, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुमने मेरी ख्वाहिश की और तुम्हें मैं मिल गई। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, काश तुम मेकअप में न होती। मेकअप की वजह से तुम्हारा हुस्न तो खत्म होकर रह गया। निकिता ने शोखी से कहा, आदमी बहुत नाशुक्रा होता है अली। पहले किसी नेमत की ख्वाहिश करता है और जब वो उसे मैसर आ जाए तो उसकी नाकदरी करता है। मैंने कहा, मैं किसी भी नेमत की कदर सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब मुझे कोई मुहिम दरपेश नहीं होती, लिहाजा फिल वक्त तो मुझे माजूर ही समझो। मैंने आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखा। मैं एक पुरतकल्लुफ डबल बेड पर दराज था और मेरे बराबर में निकिता मौजूद थी और तहजीब के ही मेकअप में थी। मगर ये वो ख्वाबगाह नहीं थी, ये तो कोई और जगह थी। ये किसी होटल का कमरा मालूम होता था, और जैसे ही मैंने दूसरी तरफ सर घुमाया मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। बेड साइड टेबल पर रखे हुए ग्लास पर होटल का नाम कंदा था, जिसे पढ़कर मैं हैरान रह गया। ये तो गोइटे हिल के एक होटल का नाम था।